स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप फिजिक्स। मेरा नाम है कपिल गोयल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि बीएससी के बाद हम क्या करियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से करियर ऑप्शन हो सकते हैं हमारे लिए, जिन्हें चूज़ करके हम हमारे लिए सबसे बेटर कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनकी ये क्वेरीज थी या जिनके कमेंट्स थे कि सर हम बीएससी तो कर रहे हैं, पर बीएससी के बाद ऐसे कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं जिन्हें हम चूज़ कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में मैं आपको बेस्ट प्रोबेबिलिटी बताने वाला हूँ, बेस्ट ऑप्शंस आपको बताने वाला हूँ जिन्हें चूज कर कर आप मैक्सिमम गेन कर सकते हैं अपने करियर के से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये जो करियर ऑप्शंस हैं इनको 4 सेगमेंट्स में बांटे हैं। 4 सेगमेंट कौन कौन से बांटे हैं? एक है गवर्नमेंट जॉब, एक हो गया आपका हायर एजुकेशन, एक हो गया प्राइवेट जॉब और एक हो गया टीचिंग करियर। तो इन 4 ऑप्शंस के अंदर मैंने ये जो पूरा सेगमेंट है, ये जो पूरा सेशन होने वाला है, इसको मैंने बांटा है। और 1 बाय 1 हम हर सेशन को डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कैसे आप उस जो पर्टिकुलर करियर ऑप्शन है उसको उसके अंदर आप जा सकते हैं और उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। एक ज़रूरी बात कि ये जितने भी मैंने करियर ऑप्शंस यहाँ पर बताए हैं, ऐसा नहीं है कि बीएससी आपने किया और बीएससी करते ही आप एंटर हो गए। ये सब चीज़ें कुछ ना कुछ अपने आप में प्रिपरेशन मांगती है। वो किसी भी तरह की प्रिपरेशन हो सकती है, चाहे वो एजुकेशनल प्रिपरेशन हो सकती है या फिर वो आपकी कोई भी स्किल है उसके लिए प्रिपरेशन हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन। और अगर हमेशा की तरह अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो सेगमेंट हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स का। ठीक है, सबसे पहला जो हम सेगमेंट ले रहे हैं वो ले रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स का। गवर्नमेंट जॉब्स जो अपने आप में एक ल्यूक्रेटिव जॉब है, गवर्नमेंट जॉब जो अपने आप में एक ल्यूक्रेटिव जॉब है, यानी कि सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत जो प्रचलन वाला करियर कह लो आप, कि कोई भी जो स्टूडेंट है, चाहे वो बीएससी का हो, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का रहा हो, वो ये चाहता है कि वो किसके अंदर जाए, गवर्नमेंट जॉब के अंदर जाए। अब सवाल ये आता है कि गवर्नमेंट जॉब किस तरह का जॉब होना चाहिए, है ना। कई स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ ये सोचते हैं कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए बस बहुत हो गया, है ना। कई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सरकारी नौकरी मिले पर मेरे को पोजीशन भी चाहिए। तो अलग अलग इस टाइप के जो कैटेगरी हैं स्टूडेंट्स की, अलग अलग टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए सिर्फ गवर्नमेंट जॉब है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं गवर्नमेंट जॉब विद पोजीशन। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स जिनकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं उनको मैंने कैटेगराइज किया है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है यूपीएससी या स्टेट पीएससी। यूपीएससी का मतलब जो यूनियन पर पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिसके एग्ज़ाम होते हैं आईएएस आईपीएस का एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम आप दे सकते हैं ग्रेजुएशन के साथ। पर अगेन ये जो एग्ज़ाम है इसके साथ आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं आज की तारीख में यूपीएससी की। बहुत ज़्यादा टाइम डिवोटिंग ये प्रिपरेशन है, यानी कि आपको कम से कम दिन का 4 से 5 घंटा आपको प्रिपेयर करना ही करना पड़ेगा, 4 से 5 घंटा देना पड़ेगा। ये भी मैं कम बोल रहा हूँ। और अगर आपके बेसिक्स मतलब आपकी जो क्लासेस हैं 11 12 से लेके, अगर मैं बात करूं 8 7 9 6, ये जो भी क्लासें रही हैं उनमें आपने अच्छा किया है, उनको आपने अच्छे से पढ़ा है, तो यहाँ पर 3-4 घंटे आपके लिए सफिशेंट है। परंतु अगर हम बात करें कि आपके जो बेसिक्स हैं वो बहुत कमज़ोर हैं, तो उस केस में फिर आप कम से कम 6 से 7 घंटा या 8 घंटा आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत होती है। किसके लिए? यूपीएससी के लिए। दूसरी चीज़, यूपीएससी अपने आप में एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है जिसमें कि आपको प्रिपरेशन में टाइम लगता है। आप ऐसा सोच के बिल्कुल नहीं चल सकते कि आप अगर 1 साल प्रिपरेशन कर रहे हैं और 1 साल के बाद आप यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाएंगे, नहीं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि 1 साल प्रिपरेशन करूंगा उसके बाद छोड़ दूंगा, तो वो भी गलत है। तो अगर आपकी सिटिंग कैपेसिटी है कम से कम 6 से 7 घंटा की, आप प्रॉपर टाइम दे सकते हैं, प्रॉपर 2 से 3 साल का आपने टाइम लिया हुआ है, कम से कम मैं बोल रहा हूँ। और अगर आपके बेसिक्स बहुत अच्छे हैं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि एक बार में नहीं निकलता, एक बार में भी निकल जाता है। पर वो कब है? जब आपके बेसिक्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है। यूपीएससी के साथ ही मैंने लिखा हुआ है स्टेट पीएससी। स्टेट पीएससी का मतलब आप पर्टिकुलर किसी स्टेट के रहने वाले हैं, चाहे वो आप यूपी के हो, चाहे राजस्थान के हो, चाहे एमपी के हो, तो वहाँ पर भी जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है वो भी अपने जॉब्स निकालता है। जैसे कि अगर मैं राजस्थान से हूँ तो राजस्थान की बात करूँ तो यहाँ आरएएस आरपीएस की जॉब निकलती है, यानी कि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इस तरह की जॉब निकलती है। यहाँ से भी
आप एक पर्टिकुलर स्टेट के एसडीएम या तहसीलदार या ऐसी कोई जॉब जो ल्यूक्रेटिव जॉब होती है, जिसका रॉब होता है, ऐसी जॉब आप यहाँ पे गेन कर सकते हैं। अगेन, जिस तरह से यूपीएससी में प्रिपेयर करने के लिए आपको टाइम डिवोट करना होता है, आपकी सिटिंग कैपेसिटी आपको चाहिए, आपको दीन दुनिया से थोड़ा अलग होना पड़ता है। सेम कहानी स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम में होती है, परंतु यूपीएससी से थोड़ा सा कम आपको एफर्ट मारना पड़ता है। तो ये तो बात हुई किसकी, यूपीएससी और स्टेट पीएससी की। अगर आप में सिटिंग कैपेसिटी की क्षमता है, अगर आप बहुत ध्यान से सभी चीज़ों से ध्यान हटाकर आप सिर्फ इस पर अपनी जो पढ़ाई है उसको फोकस कर सकते हो, देन मैं आपको कहूँगा कि आप यूपीएससी या स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कीजिए। आपके पास सफिशेंट टाइम है, 2 साल का, 3 साल का, यानी कि आप बहुत लग के मेहनत कर सकते हो, तभी इन्हीं जॉब्स के लिए आप प्रिपरेशन कीजिए, अदरवाइज़ ये जॉब आपके लिए नहीं है। फिर हम बात करते हैं सेकंड, जो आज की तारीख में स्टूडेंट्स में बहुत फेमस है, एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन या फिर एसएससी जीडी या मल्टीटास्किंग। एसएससी क्या है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, अगेन सेंटर की एक एजेंसी है जो कि यूपीएससी के बाद आने वाली जो जॉब्स हैं, है ना, सेंटर के ऑफिस में यूपीएससी से बड़े ऑफिसर्स रिक्रूट होते हैं, उसके जो सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं उनको किसके थ्रू रिक्रूट किया जाता है, एसएससी के थ्रू रिक्रूट किया जाता है। एसएससी सीजीएल का मतलब कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, जीडी का मतलब ग्रुप ये, और मल्टीटास्किंग में 11th-12th वाले भी बैठते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो 12th पास है उसके एग्ज़ाम को ग्रेजुएशन वाला नहीं दे सकता। तो यूपीएससी के बाद आप एसएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एसएससी की प्रिपरेशन के लिए आपके पास 2 या 4 सेगमेंट बनते हैं। एक होता है आपका मैथ्स का, एक होता है रीजनिंग का, एक होता है इंग्लिश का, और एक होता है जीके जीएस का। तो यहाँ पर आपको सेटिंग यहाँ पर भी करनी होती है, पर उतनी नहीं करनी होती जितनी यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए आपको सेटिंग करनी होती है। अगेन, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर भी आपको टाइम डिवोट करना पड़ता है। पहले थोड़ा आसान था क्योंकि स्टूडेंट्स उतना नहीं बैठा करते थे, पर आज की तारीख में कट थ्रोट कंपटीशन है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को बार बार पढ़ना है। फिर उसके बाद आते हैं बैंकिंग। यदि आपको बैंकिंग में जाना है, बैंकिंग की जॉब की प्रिपरेशन करनी है, तो बैंकिंग की जॉब्स बहुत ज़्यादा आज की तारीख में निकलती है। हर एक बैंक अपना एक्सपेंशन कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो चाहे वो प्राइवेट बैंक हो। तो बैंकिंग जॉब्स आपको लगभग हर 3 से 4 महीने में आपको देखने को मिलेगी कि बैंकिंग जॉब्स निकलती रहती है। बैंकिंग में भी 2 तरह के ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, एक आता है क्लैरिकल और एक आता है पीओ। बात करते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है, स्टेट सबऑर्डिनेट सर्विसेज। स्टेट सबऑर्डिनेट सर्विसेज यानी कि जो अलग अलग स्टेट्स हैं उसके अंदर जो सर्विसेज होती हैं, जैसे कि राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर जैसे निकलती है क्लैरिकल जॉब्स निकलती है, या अगर बात कर लें कि जो लैब असिस्टेंट की, जो आप जिस स्टेट के लिए हैं, तो जिस स्टेट के हैं तो उस स्टेट्स के लिए भी ये प्रिपरेशन कर सकते हैं। सिलेबस अकॉर्डिंग टू जो रिक्रूटिंग एजेंसी है उसके अकॉर्डिंग होता है। जनरली जो सिलेबस पूछा जाता है वही मैथ, रीजनिंग और जीके, हिंदी, इंग्लिश, ये पूछा जाता है। उसके बाद टीचिंग जॉब्स में आप जा सकते हैं। टीचिंग जॉब्स के लिए यहाँ पर आज की तारीख में 2 तरह के कार्यक्रम चलते हैं, एक चलता है बीएससी बीएड और एक चलता है सिर्फ बीएससी। तो जिन्होंने बीएससी बीएड कर रखा है तो वो डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हैं टीचिंग जॉब्स के लिए। अगर जिन्होंने बीएससी बीएड वाला करिकुलम ज्वाइन किया हुआ है, यानी कि डायरेक्ट जो 4 साल का बीएससी बीएड वाला प्रोग्राम होता है, जिन्होंने वो किया हुआ है तो वो डायरेक्ट इसके लिए एलिजिबल होते हैं। अदरवाइज बीएससी करने के बाद आपको बीएड करना होता है टीचिंग जॉब्स में जाने के लिए, और प्राइवेट टीचिंग में आप वैसे भी जा सकते हैं, सिंपल बीएससी करके आप प्राइमरी स्कूल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई किसकी, गवर्नमेंट जॉब्स की। सेकंड जो ऑप्शन आता है जो आप चूज़ कर सकते हैं, वो चूज़ कर सकते हैं टीचिंग करियर। टीचिंग करियर में सबसे पहले बात करें कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब्स में जाना है तो गवर्नमेंट जॉब्स में जाने के लिए उसमें भी 2 तरह के लेवल होते हैं, एक होता है टीजीटी और एक होता है प्राइमरी स्कूल्स के लिए। तो प्राइमरी स्कूल्स के लिए और टीजीटी के लिए सबसे पहले मैं बात करूं कि अगर आपको गवर्नमेंट उसमें जाना है, टीचिंग में जाना है, तो आपके पास बीएससी के बाद या तो बीएड होना चाहिए या डीएल एजुकेशन होना चाहिए, यानी कि डीएलएड होना चाहिए। तो बीएड करने से क्या होगा, बीएड करने के बाद आप जो सेकंड लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, सेकंड लेवल की जो जॉब्स होती हैं, जिनको हम मिडिल स्कूल्स की जॉब भी कहते हैं या टीजीटी भी कहते हैं, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। अगेन स्टेट के जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो आपको क्लियर करने होते हैं। उसके बाद
आप मिडिल स्कूल्स जो हैं वहाँ पर एज ए टीचर अपनी सर्विस दे सकते हो, एज ए गवर्नमेंट टीचर अपनी सर्विस दे सकते हो। यदि आपने बीएड नहीं किया हुआ है या आपने डीएलएड किया हुआ है, तो आप प्राइमरी स्कूल्स यानी कि 5वीं तक के जो स्कूल है वहाँ पर अपनी सर्विस प्रोवाइड करा सकते हो। उसके लिए अगेन आपको जो पर्टिकुलर स्टेट है उसका जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो आपको क्लियर करना होता है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का है सीटेट, राजस्थान से हूँ मैं तो राजस्थान का रीट होता है। उसके अलावा हर स्टेट के अपने अपने अलग एग्ज़ाम होते हैं। फिर बात कर लेते हैं, यदि आपको 11th-12th वाले बच्चों को पढ़ाना है यानी कि आपको लेक्चरर बनना है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बीएड हो। उसके लिए आपके पास क्या ज़रूरी है, उसके लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि बीएससी अगर आपने किया हुआ है तो बीएससी के बाद आपका एमएससी होना चाहिए। एमएससी करने के बाद आप डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हैं पीजीटी के लिए। अगेन आपको पीजीटी अगर गवर्नमेंट जॉब में लगना है तो आपको एक गवर्नमेंट का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। यदि वो आप क्लियर कर लेते हैं तो आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में 11th-12th क्लास के जो टीचर है या उसे मैं लेक्चरर कह लूँ तो उसकी जॉब आप प्रोवाइड करा सकते हैं या अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। थर्ड करियर की मैं बात करूं तो थर्ड करियर के में मैंने यहाँ पर रखा है हायर एजुकेशन को। तो जो लोग हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो बीएससी के बाद ऑप्शन खुलता है एमएससी का। एमएससी के लिए अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। क्या क्या ऑप्शन होते हैं, जैसे कि मैं सबसे पहले बात करूं, यदि आपको आईआईटी से एमएससी करना है, ठीक है। आईआईटीज़ का मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो अपने आप में देश की सर्वोच्च संस्थाएं हैं जहाँ से आपने अपनी एजुकेशन की है, तो ये 99% माना जाता है कि आप बहुत अच्छी जॉब में जाएंगे। या आपको आईआईएससी से एमएससी करना है, ठीक है, या आपको एनआईटी से एमएससी करना है। एनआईटी मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इनका अपने आप में एक अलग एग्ज़ाम होता है जिसको कहते हैं आईआईटी जैम। जिसको क्या कहते हैं, आईआईटी जैम, यानी कि जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर मास्टर्स फ्रॉम आईआईटी, आईएससी और एनआईटी। एनआईटी, आईआईटी, आईएससी से मास्टर्स के लिए जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम ये 7 सब्जेक्ट में होता है। इसके बारे में कभी मैं डिटेल लेक्चर बनाऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें आईआईटी जैम के बारे में नहीं पता होता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका ये ड्रीम है कि वो बहुत अच्छे कॉलेजेस से एमएससी करें या बहुत अच्छी एजुकेशन वो लें, तो उनके लिए आईआईटी जैम एग्ज़ाम होता है। आईआईटी जैम एग्ज़ाम के अंदर आपकी जो बीएससी जो आपने ग्रेजुएशन की है उसी लेवल का पेपर पूछा जाता है। जो पेपर का जो पैटर्न होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। इसके बारे में कभी मैं वापस से एक लेक्चर बनाऊंगा और फिर मैं डिटेल में बताऊंगा कि आईआईटी जैम का एग्ज़ाम क्या होता है। तो एमएससी अगर आईआईटी से ना भी करें तो उसके अलावा आपके पास और ऑप्शन होते हैं, जैसे कि आपकी स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज़ होती है वहाँ से आप एमएससी कर सकते हैं, है ना, या जो आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से आप एमएससी कर सकते हैं। एमएससी करने के बाद आप और क्या कर सकते हैं, आप नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेट में भी यदि नेट में 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है नेट की अगर मैं बात करूँ तो नेट में 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है जेआरएफ का और एक होता है एलएफ का। तो जेआरएफ का मतलब है जूनियर रिसर्च फेलो। तो यानी आपने एमएससी करने के बाद नेट क्लियर कर लिया तो आपको पीएचडी में एडमिशन मिल सकता है। पीएचडी में भी अगर आप जेआरएफ की कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं तो गवर्नमेंट आपको जब भी जितने भी साल की आपकी पीएचडी होगी, 4 साल की या 5 साल की, तो उस दौरान आपको गवर्नमेंट पे करेगी यानी कि आपको स्कॉलरशिप के रूप में लगभग 30 to 40,000 रुपीज़ मिलता है। और यदि आपने नेट क्लियर किया है और आप एलएस की जो कट ऑफ है उसको क्लियर कर रहे हैं तो आप पीएचडी तो कर सकते हैं, परंतु आपको गवर्नमेंट कोई भी स्कॉलरशिप नहीं देगी। तो एमएससी करने के बाद यदि आपने नेट क्लियर किया है और आप पीएचडी करना चाह रहे हैं जिसमें आपको स्कॉलरशिप मिले, तो उसके लिए आपको जेआरएफ का जो कट ऑफ है वो क्लियर करना पड़ेगा, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलो। तो एक तो ऑप्शन हो गया आपके पास एमएससी का। एमएससी के बाद आप नेट क्लियर कर सकते हैं, जिससे अगेन आप किसी कॉलेज में लेक्चरर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। गवर्नमेंट की जॉब्स में आप जाना चाहते हैं तो अगेन आपको कोई जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है पर्टिकुलर गवर्नमेंट का वो आपको क्लियर करना होगा, या कई बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें भी आप एलिजिबल हो जाते हैं, वो भी आपके नेट का स्कोर मांगती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपको अगर टीचिंग करियर ऑप्शन बनाना है तो उसके लिए आपको ये एमएससी पीएचडी करना होता है। उसके बाद कई स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ये चाहते हैं कि हमें ये स्ट्रीम चेंज करना है, तो उनके लिए ऑप्शन हो सकता है एमबीए के लिए आपको जो बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट भी अपने एग्ज़ाम कराता है। और यदि आपको
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से आपको एमबीए करना है तो आपको जो कैट है उसका एग्ज़ाम देना होता है, और भी जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं उनके एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि आपका एग्ज़ाम हुआ जेट का एग्ज़ाम हुआ, या आपका निटी मुंबई का एग्ज़ाम हुआ, है ना, एनमेट का एग्ज़ाम हुआ। अलग अलग स्टेट्स हैं वो भी अपने एग्ज़ाम कराते हैं मैनेजमेंट के। तो ये आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। लॉ में आप जा सकते हैं, एमसीए कर सकते हैं। एमसीए का सवाल ये उठता है कि एमसीए सिर्फ वही स्टूडेंट कर सकते हैं जिन्होंने बीएससी किया हुआ है, ऐसा नहीं है। एमसीए के लिए एक ऑप्शन ये है कि यदि आपके पास ट्वेल्थ जो है वो, ट्वेल्थ में जब आपने क्लियर किया ट्वेल्थ, तो उसमें आपका एक सब्जेक्ट मैथ रहा हो, या आपने जब बीएससी क्लियर किया हो तो तब आपका एक सब्जेक्ट मैथ रहा हो, तो आप एमसीए के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एमसीए अगर आपको प्रीमियर इंस्टीट्यूट यानी कि अच्छे इंस्टीट्यूट से करनी है तो उनका अपना एक एग्ज़ाम होता है, वो आपको क्लियर करना होता है, वहाँ से आप एमसीए कर सकते हैं। आज की तारीख में एनिमेशन एक ल्यूक्रेटिव करियर है, तो एनिमेशन फील्ड में जो लोग जाना चाहते हैं तो बीएससी के बाद वो एमएससी में भी एनिमेशन में भी जा सकते हैं। इसके अलावा लास्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं जो मैंने यहाँ पर रखा है, वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो लास्ट ऑप्शन की बात करूं, यदि ऊपर बताए तीनों ऑप्शंस में से आपको कोई भी ऑप्शन नहीं पसंद आ रहा है, या कोई आपकी मजबूरी है, जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो इस तरह से फंसे हुए हैं कि आप ये तीनों ऑप्शंस ही नहीं चूज़ कर सकते, तो आप कोई भी प्राइवेट जॉब चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी कंपनी में अगर जॉब करना चाहें तो वहाँ पर आप एज ए सुपरवाइज़र या क्लैरिकल या असिस्टेंट में काम कर सकते हैं। अमूमन आपको 20 लगभग 15,000 से 20,000 की जॉब स्टार्टिंग में मिल जाती है। यदि आपका कोई फैमिली बिजनेस चल रहा है या आप किसी चीज़ में अच्छे हैं तो आप अपना सेल्फ बिजनेस भी कर सकते हैं। तो ये कुछ 4 से 5 ऑप्शंस थे जो बीएससी करने के बाद आप ऑप्ट कर सकते हैं, और मैंने अपने एंड पे बहुत बेस्ट आपको बताने का कोशिश किया है, एंड होपफुली ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आपके करियर पाथ को डिसाइड करने में ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने जूनियर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।